है संजय रॉय। अभी के टाइम पर शायद इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस क्रिमिनल को ना जानता हो। इस क्रिमिनल ने पूरे देश में अफरा तफरी मचा रखी है। और अगर आज इंडिया की लड़कियां घर से बाहर निकलने से डर रही हैं तो सिर्फ इन्हीं क्रिमिनल्स की वजह से। इंडिया में पिछले 24 घंटों में करीब 86 से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में होने की वजह से या फिर नेताओं की चापलूसी या फिर उनके साथ अच्छे संबंध होने की वजह से बच जाते हैं और उनके केस का कभी पता नहीं चलता कि ये केस कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पर जाके खत्म हुआ है। और कुछ वो होते हैं जिनके पास पैसे की भरमार होती है और वो सामने वाली पार्टी को पैसे से दबाकर या फिर कोई और पावर जिससे उनको दबना ही पड़ता है। और इसी तरह से क्रिमिनल्स लड़कियों का करके उनकी और फिर पैसे से दबाकर या फिर पॉलिटिक्स में होने की वजह से उनके केस को रफा दफा कर दिया जाता है। और यही रीजन है कि इंडिया में केसेस और क्रिमिनल्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती आ रही है। और सेम यही चीज हमें देखने को मिली थी पोर्चे केस में, जहां क्रिमिनल कोई और था लेकिन पैसे और पॉलिटिक्स की पावर की मदद से क्रिमिनल किसी और को बनाया गया था। और अभी पोर्चे केस को हुए कुछ ही मंथ हुए हैं और उससे खतरनाक और उससे भयानक केस हमारे सामने आ खड़ा है। तो चलिए थोड़े डीपली तरीके से एक्सप्लोर करते हैं इस कोलकाता रेप केस को और पता करते हैं कि आखिर 9 अगस्त 2024 कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो संजय रॉय है, इसका स्टेटस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितना बड़ा क्राइम करने के बाद भी इसकी तरफ से एडवोकेट केस लड़ रहे हैं। देखो, साल 2016 की बात है जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक कुक काम करता था जिसका नाम है संजय रॉय। और उस टाइम पर इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी और वाइफ थी जिसके साथ इसका डिवोर्स हो चुका था और अर्निंग के लिए एज अ कुक के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम करता था। अब एक दिन काम करते करते संजय रॉय कॉलेज से अचानक गायब हो जाता है। किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि एक कुक के गायब हो जाने से किसी को क्या इफेक्ट पड़ता है। अब 3 साल तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि ये कहाँ है और कैसा है। अब उसके बाद 3 साल बाद यानी कि 2019 में संजय रॉय वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। अब जिसको ना पता हो सिविक वॉलंटियर फोर्स क्या है तो वो गूगल कर लेना, क्योंकि अभी बताएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो शुरू में संजय रॉय जो था उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के नेताओं की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके सिविक वॉलंटियर फोर्स के वेलफेयर सेल में शिफ्ट करवा लिया था। क्योंकि वेलफेयर सेल जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे तो किसी को बेड दिलवा दिया, किसी का एडमिशन करवा दिया तो ऊपरी कमाई बहुत हो जाती थी। तो हर करप्ट सिविक वॉलंटियर जो था वो इसी सेल में जाना चाहता था। तो जब से इस सेल में शिफ्ट हो गया तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इसका आना जाना बहुत हो गया था। इसको कोई रोकता टोकता भी नहीं था। जाके वहाँ पर पेशेंट्स को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड वगैरह दिलवाता था और पैसे बनाता था। वेलफेयर सेल में शिफ्ट होने के बाद संजय रॉय कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में आ गया था, क्योंकि वेलफेयर सेल इसी के अंडर आती है। तो करीब 1 साल के अंदर ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इसकी पकड़ इतनी अच्छी हो गई थी कि इसके डिसअप्रूवल की वजह से कई पुलिस वालों का ट्रांसफर भी हुआ। इसने करीब 6 पुलिस वालों का ट्रांसफर करवाया था, जिसकी वजह से थाना पुलिस स्टेशन और श्याम बाजार स्टेशन में इसकी कंप्लेंट भी हुई थी। अब आप यही से अंदाजा लगा लो कि इसकी कितनी अच्छी पकड़ होगी कि ये पुलिस वालों का ट्रांसफर भी करवा रहा है। उस टाइम पर इसकी इतनी अच्छी पकड़ हो गई थी कि ये कोई भी क्राइम करे इस पर कोई एक्शन लेता ही नहीं था। और तो और संजय रॉय को रोज 5 लीटर पेट्रोल मिलता था इसकी बाइक के लिए और काम के हिसाब से 12,000 रुपए मिलते थे और हॉस्पिटल में बेड वगैरह दिलवा के इसकी ऊपरी कमाई अच्छी हो रही थी। तो मतलब हर जगह से इसके मजे थे। अब इसके 1 साल बाद यानी कि 2021 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा चेंज होता है। आरजीकर कॉलेज के अंदर एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं जिनका नाम है संदीप घोष। ये इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के बॉयज प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर काफी एलिगेंस वगैरह लगे इनके ऊपर। तो इनका ट्रांसफर करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लाया गया था प्रिंसिपल बना के। और जब ये प्रिंसिपल बने थे आरजीकर कॉलेज के अंदर 16 साल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे, उनका कहना था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिविक वॉलंटियर संजय रॉय प्रिंसिपल के बहुत करीब हो गया था उस टाइम पर संजय रॉय इतना पावरफुल हो गया था कि ये हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड में आसानी से आ जा सकता था। अब ईयर 2022 में फिर से शादी करता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इसका फिर से डिवोर्स हो जाता है और इसकी वाइफ की कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है। क्योंकि जब वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी तो इसने उसके पेट पर लात मारी थी, जिससे काफी इफेक्ट पड़ा था। लड़की के घर वालों ने इसकी कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन पावर में होने की वजह से इसका कुछ भी नहीं हुआ। अब वीडियो को यहाँ तक देखकर आपको पता चल गया होगा कि इसका कैरेक्टर क्या है और एक किस प्रकार का आदमी है। और कुछ चीजें तो इसकी ऐसी है कि ना तो मैं आपको ढंग से बता पाऊंगा और ना ही आप सुन पाओगे। इतना गंदा आदमी था। इसके ऊपर हमेशा केसेस चलते ही रहते थे। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आखिर उस दिन हुआ क्या था कि इंडिया में हाहाकार की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। तो जो विक्टिम थी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था वो अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। पेरेंट जो थे इनके, इन्होंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पढ़ाया था। फादर इनके टेलर थे तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। पूरी फैमिली जो थी इस कॉलेज से एमडी खत्म होने का वेट कर रही थी, क्योंकि सेकंड ईयर में थी तो बहुत कम टाइम ही बचा था कि जल्दी से एमडी पूरी हो और हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए। अब यहाँ से होता क्या है कि 2024 अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है और 5 अगस्त से 8 अगस्त तक संजय रॉय को एज ए सिविक असिस्टेंट खड़गपुर के सलुआ जाना पड़ता है सिविक वॉलंटियर के किसी काम से। अब वहाँ पर जाता है और 8 अगस्त को वापस आ जाता है। और यही वो दिन था जिस दिन संजय रॉय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था।
तो इस दिन यानी कि 8 अगस्त 2024 को दिन में संजय रॉय हॉस्पिटल में आता है। एक पेशेंट का एडमिशन करवाना था इसको, और जब ये पेशेंट का एडमिशन करवाने हॉस्पिटल में आया था तो सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि ये विक्टिम का काफी टाइम तक पीछा भी करता है और फिर पेशेंट का एडमिशन करवा के हॉस्पिटल में घूम घाम के ये हॉस्पिटल से निकल जाता है। इसके बाद फिर से एक एक्सरे से रिलेटेड इसको कोई काम आता है इसी पेशेंट से रिलेटेड, तो दोबारा ये रात में 11 बजे हॉस्पिटल में आता है और वो काम कराता है। और पेशेंट की जो सर्जरी थी वो करीब 1 बजे प्लान्ड थी, तो ये वहीं पर रुकता है। अब इधर सर्जरी स्टार्ट होती है और ये हॉस्पिटल के पीछे बैठकर अपने एक रिलेटिव दोस्त के साथ बैठकर शराब पीना स्टार्ट कर देता है। और कुछ टाइम बाद शराब पीकर ये दोनों रोड साइड पर लड़कियों को भी छेड़ते हैं और फिर इसका रिलेटिव दोस्त ओवर बाइक करके इसे छोड़कर अपने घर चला जाता है। अब यहीं से संजय रॉय अकेला था तो मोबाइल में एडल्ट कंटेंट देखता है और दोबारा से अल्कोहल पीकर हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर करीब 2 से 2:30 बजे थे और ये हॉस्पिटल की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो विक्टिम थी वो भी हॉस्पिटल में थी, उनकी 36 आवर की शिफ्ट चल रही थी जिसमें लगातार लिमिटेड ब्रेक्स के साथ 36 आवर तक काम करना होता है और इस टाइम पर आप घर नहीं जा सकते, वहीं आपको हॉस्पिटल में रहना होता है। रात में करीब 11 बजे की समथिंग इनकी अपनी माता पिता से फोन पर बात होती है। उसके बाद इनको भूख लगती है तो इनकी जो जूनियर थी ऑर्को और सुमित्रा इनके साथ मिलकर ये बाहर से फूड ऑर्डर करती हैं। उसके बाद नीरज चोपड़ा का जो लाइव जैवलिन थ्रो होना था उसको देखने का ये प्लान करते हैं। तो टीवी जो था वो 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में था। अब जो ये टीवी पर लाइव मैच देख रहे थे वो खत्म हो जाता है और ऑर्को और सुमित्रा वो सेमिनार हॉल से चले जाते हैं और विक्टिम वहीं अपनी स्टडी करती है। इसके बाद 2:35 पर जो विक्टिम थी उनकी अपनी कजन से बात होती है और तब तक यहाँ सब कुछ सही था। इसके बाद 3 बजे एक स्टाफ जिसका नाम गोलन था वो सेमिनार हॉल के बगल से गुजरता है और इस टाइम तक जो विक्टिम थी वो एक रेड ब्लैंकेट लेकर वहीं पर एक गद्दा पड़ा था उसी पर सो चुकी थी। और अब टाइम हो चुका था 3:50 और इस टाइम पर संजय रॉय हॉस्पिटल के मेन गेट से सीसीटीवी कैमरे में एंटर करते हुए दिखता है। अब इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढते ढूंढते पहुंचता है सेमिनार हॉल में और सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हुआ है कि 4:03 पर ये सेमिनार हॉल में घुस चुका था। और जब ये सेमिनार हॉल में घुस रहा था तो इसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस था जिसकी वजह से पता चल पाया है कि क्राइम इसी ने किया है। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद ये विक्टिम को देखता है और अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है और विक्टिम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। 4:03 पर सेमिनार हॉल में घुस चुका था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4:15 के बाद की डेथ है। तो मतलब काफी टाइम तक स्ट्रगल हुआ था और जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर स्पीचेस होती है तो वहाँ पर साउंड प्रूफिंग थी, तो इसकी वजह से जो भी हल्ला हो रहा था उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। बाकी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता है तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसने अपनी सारी हदें तोड़ दी थी और एक क्राइम करने के बाद 4:40 पर इस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। करीब 37 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रहता है और ये पूरा क्राइम करके वहीं हॉस्पिटल के अंदर जो इसे बैरक मिली हुई थी बड़े आराम से जाकर वहीं पर सो जाता है। कहीं पर भागता नहीं है, कोई इसके दिमाग में टेंशन भी नहीं थी कि इसने क्या किया है। अब इसके बाद सुबह होती है और जो औरुको था वो सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही ये वहाँ पर जाता है और बहुत ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है और सबको पूरी सिचुएशन बताता है। विक्टिम के माता पिता को फोन लगाकर हॉस्पिटल में बुलवा लिया जाता है, मीडिया में खबर फैल जाती है और हर जगह लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सारी चीजें हो चुकी थी, पोस्टमार्टम वगैरह भी हो गया था, लेकिन किसी ने अभी तक FIR भी नहीं कराई थी। फिर जो विक्टिम के फादर थे उन्होंने जाकर FIR लिखवाई और स्टूडेंट ने बताया कि पुलिस भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी, उन्होंने तुरंत शमशान घाट में जाकर क्रीमेशन भी कर दिया। 3 बॉडी ऑलरेडी लाइन में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनको हटा के ये जो विक्टिम की बॉडी थी उसका क्रीमेशन स्टार्ट कर दिया और इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है इन लोगों को। अब यहाँ से जो पॉलिटिक्स थी वो स्टार्ट होती है। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे और गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि अब ये जो सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कैसे भी करके क्रिमिनल को ढूंढ कर लाओ। अब यहाँ से पुलिस पूरी जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वहाँ पर उनको ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है, जिसके बाद पुलिस पूरे हॉस्पिटल के कैमरास को चेक करती है और जो सेमिनार हॉल था उसमें कैमरा नहीं था, लेकिन उसके बाहर लॉबी में कैमरास लगे हुए थे। और जब पुलिस कैमरे को चेक करती है तो उसमें साफ साफ दिखता है कि संजय रॉय ही सेमिनार हॉल में गया था और इसके गले में वही ब्लूटूथ डिवाइस था जो कि क्राइम सीन पर मिली थी। और जब ये बाहर आ रहा था तो इसके गले में ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था और जब ये सेमिनार हॉल में गया था तो करीब 37 मिनट तक यानी कि सबसे ज्यादा टाइम तक इस सेमिनार हॉल में रुका था, तो पुलिस का शक इसी के ऊपर जाता है। इसके जो कपड़े थे वो इसने धोकर चेंज कर लिए थे और बड़े आराम से वहां सो रहा था। और पुलिस जब ब्लूटूथ डिवाइस को इसके पास ले गई तो वो इसके फोन से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से पुलिस इसको उठाकर इससे पूछताछ करती है और इस सारी चीजें बिना किसी डर के बता देता है। और जब गवर्नमेंट प्रिंसिपल पर दबाव बनाती है तो जो प्रिंसिपल संदीप घोष थे वो भी कहीं ना कहीं इस क्राइम से इंक्लूडेड थे, क्योंकि जब एक क्राइम हुआ तो इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था, लेकिन उनके रिजाइन को एक्सेप्ट करने की वजह इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक तरह से इनका प्रमोशन कर दिया जाता है, जिससे गवर्नमेंट के लोगों पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। या तो आप रिजाइन को एक्सेप्ट कर लेते या फिर कैंसिल कर देते, लेकिन ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी। फिर 13 अगस्त के दिन इस केस को CBI को सौंप दिया गया और सब कुछ पता चल गया और क्रिमिनल को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जनता और स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि ये जो कॉलेज और हॉस्पिटल है इसका रिकॉर्ड कुछ सही नहीं रहा है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करने को बोल रहे थे और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस हॉस्पिटल में बहुत गलत काम हुए जिनका मैं यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकता, इतनी गंदी चीजें हुई हैं। और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे
थे तो प्रोटेस्ट के टाइम पर कुछ लोगों ने इनके साथ मारधाड़ भी करी और ये 100-200 लोग नहीं थे बल्कि करीब 6-7 हजार लोग थे जिन्होंने पहले स्टूडेंट को मारा और फिर हॉस्पिटल में जाकर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी। एक तरह से हॉस्पिटल के अंदर जो एविडेंस थे उनको मिटाने की कोशिश की गई और जब पता किया गया कि ये लोग कौन थे तो पता चला कि इनमें से कुछ लोगों के लिंक सीधे सीधे टीएमसी से थे। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप खुद आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसका 70 से 80% हिस्सा नीतीश राजपूत जी की वीडियो से लिया गया है, तो इसमें झूठ वाली तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको और अच्छे से जानना है इस क्राइम के बारे में तो आप जाकर उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे।